इस वीडियो के एंड में जो सवाल आपके सामने आएगा उसका जवाब देने पर किसी भी इंसान को फिजिक्स का नोबेल प्राइज देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे आज के डिसीजन पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। हम जो भी एक्शन आज लेंगे उसका आउटकम हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन क्या इसका उल्टा सही हो सकता है? मतलब कि भविष्य में लिया गया डिसीजन क्या वर्तमान को बदल सकता है? और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि इस वीडियो में यही साबित होगा। इसी को कहते हैं डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर, और ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एनहांस्ड वर्जन है। पर ये डिलेड क्या है और कैसे भविष्य वर्तमान को बदल सकता है, चलो पता करते हैं। पहले समझते हैं स्लिट एक्सपेरिमेंट को, और हम बात करेंगे सवाल जवाब के रूप में। ये स्लिट क्या चीज है? अगर किसी चीज में छेद कर दिया जाए या पतली सी दरार बना दी जाए तो उसे स्लिट कहेंगे। अब आता है सवाल कि हम इस स्लिट से क्या करने जा रहे हैं। तो जी हम खेलेंगे कंचे। अब मेरा मतलब है कि हम इस स्लिट से कंचे फेंक के मारेंगे। वैसे कंचे आजकल आउट ऑफ फैशन है। तो जरा सोचिए, जब आप किसी मशीन की मदद से एक स्लिट पर कंचे फेंक के मारते हैं तो क्या होगा? कुछ कंचे दीवार पर टकराकर इधर उधर गिरेंगे और कुछ कंचे सीधा स्लिट के आर पार निकल जाएंगे और हमें मिलेगा दीवार पर एक सीधा निशान। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा उसको होना चाहिए। पर जरा सोचो, अगर हम एक और स्लिट का प्रयोग करें, यानी डबल स्लिट का इस्तेमाल करें, तब क्या होगा? होना क्या है, जैसे पहला पैटर्न बना था अब उसके बराबर में एक और पैटर्न बन जाएगा, और जैसा कि हमें उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बना। ये भी देखने में नॉर्मल लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पर मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि भैया आपने डबल स्लिट से मैटर के पार्टिकल्स को फेंका, तो उन पार्टिकल्स ने स्लिट से निकलने के बाद ऑब्जर्वेशन प्लेट के ऊपर बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनाया जैसा उन्हें बनाना चाहिए था। लेकिन क्या हो अगर इस स्लिट से हम एक वेव को फेंके, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में रिजल्ट अलग आएगा या सेम आएगा? तो चलो सबसे पहले सिंगल स्लिट से वेव को निकालते हैं। अब जैसे ही सिंगल स्लिट से वेव निकली तो बिल्कुल स्लिट की सीध में उसने मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करते हुए एक ब्राइट लाइट की लाइन डिटेक्टर स्क्रीन पर बना दी, और ये रिजल्ट लगभग कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमें सिंगल स्लिट से कंचे फेंकने पर मिला था। कमाल की बात ये है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसपे कोई हैरानी हो। पर रुको जरा, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या हो अगर इसी वेव को डबल स्लिट से निकाला जाए, क्या कुछ अलग होगा? चलो पता करते हैं। अब जैसे ही डबल स्लिट से वेव को निकाला गया तो वो दो हिस्सों में टूट गई और दोनों स्लिट से अलग अलग वेव निकली। अब यहाँ पर जब एक वेव का टॉप दूसरे वेव के बॉटम से टकराया तो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। जहाँ पर दोनों वेव के टॉप मीट करे थे वो स्पॉट हो गया ब्राइट, और जहाँ पे वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया वो स्पॉट डार्क ही रह गया। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा? हमने ये देखा कि जब डबल स्लिट से मैटर को फेंका गया तो हमें दो बैंड मिले थे, लेकिन जैसे ही हमने डबल स्लिट से वेव को निकाला हमें मिला इंटरफेरेंस पैटर्न। वैसे ये भी नॉर्मल ही है, जैसा सोचा था वैसा ही मिला, बुक्स में भी ऐसा ही लिखा है, कोई हैरानी की बात नहीं है। अब चलते हैं क्वांटम लेवल पर। वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स। जरा सोचो, अगर यही एक्सपेरिमेंट हम क्वांटम लेवल पर करें तो क्या होगा? होना क्या है, चलो करके देख लेते हैं। तो अब आता है सवाल कि भैया क्या फेंके? क्वांटम लेवल पर कंचे कहाँ से लाएं? चिंता ना करो, हम फेंकेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सिंगल स्लिट का। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन गन की मदद से सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन की बरसात करी तो हमें बिल्कुल सेम पैटर्न मिला जैसा कि हमें कंचे फेंकने पर मिला था, यानी एक सिंगल लाइन में इलेक्ट्रॉन की बरसात। चलो जी, सिंगल स्लिट पे हाथ साफ कर लिया, अब बारी है डबल स्लिट की। अब अगर सिंगल स्लिट से हमें सिंगल बैंड मिलता है तो डबल स्लिट से इलेक्ट्रॉन को फेंकने पर हमें डबल बैंड मिलने चाहिए। क्या डबल बैंड मिलेंगे? चलो पता करते हैं। पर ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इलेक्ट्रॉन फेंके थे जो कि मैटर पार्टिकल है, वो एक वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? ये रिजल्ट तो असंभव है, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। मैटर इंटरफेरेंस पैटर्न कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन का वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना किसी भी लॉजिक से डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर इंटरफेरेंस तो हो रहा था। अब बारी थी इस राज से जुड़े हुए गड़े मुर्दे उखाड़ने की, और जैसा कि आप जानते हो फिजिसिस्ट बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फेंकने के बजाय एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए, और इस तरह से हमें दो बैंड मिल जाएंगे। अब ऐसा करने के पीछे फिजिसिस्ट का कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर रहा होगा। तो इसके पीछे फिजिसिस्ट ने जो लॉजिक दिया वो ये था कि हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आपस में टकराकर इंटरफेरेंस पैदा कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्यों ना एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए। और उन्होंने शुरू कर दिया अपना एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ घंटों बाद हमें दोबारा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। ये सच में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो हमें दिख रहा था वैसा
ऐसा होना नहीं चाहिए था, और जो हो रहा था वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये घटना जिस तरफ इशारा कर रही थी वो गले से नीचे उतरनी बड़ी मुश्किल है, पर सच यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गन से निकलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन पहले मैटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही डबल स्लिट के पास पहुँचता है वो वेव की तरह स्प्लिट होकर दोनों स्लिट से निकलता है। और क्योंकि अब वो दो स्लिट से निकल रहा है तो इंटरफेरेंस तो होगा ही, और इसी इंटरफेरेंस की वजह से हमें एक वेव वाला पैटर्न मिल रहा था। पर इसके अलावा इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं जा सकती। अब अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा अजीब है। स्लिट के पीछे रखे डिटेक्टर पर ब्राइट और डार्क दो तरह की फ्रिंजेस बनी, और जिनको फ्रिंज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो समझो कि लकीरें बनी। वैसे लकीरें सही शब्द नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए उसी से काम चला लो। अब क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट और डार्क स्पॉट बने थे, या डार्क फ्रिंजेस बनी थी, या लकीरें बनी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से निकल रहा था, और दोनों ही स्लिट से नहीं भी निकल रहा था। वो लेफ्ट वाली स्लिट से भी निकल रहा था, वो राइट वाली स्लिट से भी निकल रहा था। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास टोटल 4 प्रोबेबिलिटी थी, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल स्ट्रेंज है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन में थी। इस रिजल्ट ने अच्छे फिजिसिस्ट के दिमाग के धागे खोल दिए। पर जैसा कि आप जानते हो फिजिसिस्ट बहुत तेज होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने एक तिकड़मबाजी भिड़ाई। अब फिजिसिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में एक मेजरिंग डिवाइस को रख दिया जो हमें ये बता सके कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से निकला है। लेकिन सारा गड़बड़ घोटाला यहीं से शुरू हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे जो हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्लिट के पास पहुंचा, इलेक्ट्रॉन को पता नहीं कैसे पता लगा कि उसे कोई देख रहा है, और वो दोबारा मैटर की तरह बिहेव करने लगा। यानी कि उसने दोबारा डबल बैंड बना दिए। ये सच है। हजारों बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और हजारों बार सेम ही रिजल्ट आया है। दुनिया की कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ लेना, आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा। ये वाकई में हैरान करने वाली चीज है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स का कमाल। अब सवाल आता है ये कि इलेक्ट्रॉन ने ये कैसे डिसाइड किया कि उसे किस तरह से बिहेव करना है? क्या इलेक्ट्रॉन को ये पता था कि उस पर कोई नजर रखे हुए है? अब यहाँ पर फिजिसिस्ट के सामने खड़ा हो गया एक बहुत बड़ा सवाल। क्या सच में हम मैटर को समझते हैं? आखिर मैटर है क्या? क्या ये पार्टिकल है या ये एक वेव है? और अगर ये एक वेव है तो ये किस चीज की वेव है? और इन सारी चीजों का एक ऑब्जर्वर से क्या लेना देना है? इसी को क्वांटम मैकेनिक्स में कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन से हो गया। यानी ऑब्जर्व करते ही वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया। अब जरा आप ये सोचिए, अगर एक ऑब्जर्वर की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना डिसीजन बदल रहा है तो क्या हो अगर ऑब्जर्वेशन का समय बदल दिया जाए? बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को स्लिट के अंदर जाने से पहले ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हम स्लिट से आते हुए इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें, यानी अपनी ऑब्जर्वेशन को डिले कर दें, और इसी को डिलेड चॉइस कहते हैं। अब बच गया क्वांटम इरेजर, तो चिंता मत करो, उसे भी जोड़ूंगा। लेकिन क्वांटम इरेजर पर बढ़ने से पहले डिलेड चॉइस को अच्छे से समझ लो। यहाँ पर डिलेड किस चीज में होगा? तो डिले होगा हमारी ऑब्जर्वेशन में। अब आता है सवाल कि ये डिले आखिर हम करेंगे कैसे? तो देखो, अब हम ऑब्जर्वर को स्लिट के आगे से हटाकर स्लिट के पीछे रख देंगे, यानी हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को डिले कर दिया। और ऐसा करने के पीछे वैज्ञानिकों के दिमाग में क्या चीज चल रही थी? तो देखो, ऑब्जर्वेशन करते समय हमने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्वर की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज को बदल लिया। लेकिन इस बार क्योंकि ऑब्जर्वर स्लिट के पीछे खड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी प्रॉपर्टीज बदलने का चांस ही नहीं मिलेगा। यानी जब वो स्लिट से निकलेगा तो वो डिसाइड कर चुका होगा कि उसे स्क्रीन पर कौन सा पैटर्न बनाना है। क्या वो इंटरफेरेंस बनाएगा या वो बेंड बनाएगा? ये बात स्लिट से निकलते ही डिसाइड हो चुकी होगी। अगर ये बातें सर के ऊपर से निकल गई तो दो लाइन में फिर से समझाता हूँ। जब क्वांटम लेवल पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्जर्वर ना होने की स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर आता है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी स्क्रीन पर बैंड बनना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना ऑब्जर्वेशन की चॉइस को डिले कर दिया जाए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी प्रॉपर्टीज बदलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब थ्योरेटिकली यहाँ पर होना क्या चाहिए? अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गन से फायर होगा और स्लिट से निकलेगा तो वो पहले से ही डिसाइड कर चुका होगा कि उसे वेव कैरेक्टर शो करना है या पार्टिकल नेचर, और इस बार इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए ऑब्जर्वर तैयार बैठा है, और हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये सारा ड्रामा इलेक्ट्रॉन कर कैसे रहा है। यहाँ से एक फायदा और होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि ऑब्जर्वर है तो उसे वेव की तरह व्यवहार करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फायर हुआ
और वो डबल स्लिट से निकला, उसने स्क्रीन पर दोबारा डबल बैंड बना दिए। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन को ये पता चल जाए कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। वेव फंक्शन तभी कोलैप्स होगा अगर ऑब्जर्वेशन की जाए, लेकिन ऐसा हो रहा था। अब यहाँ से जो पता लगा वो वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता था अगर इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट से निकलने के बाद जैसे ही स्क्रीन पर टकराने वाला था, उसने देखा कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है और वो समय में पीछे चला गया और उसने अपनी प्रॉपर्टीज को बदल लिया। इसके अलावा इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती और ना ही आज तक कोई और एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये सच में होश उड़ा देने वाली चीज थी। एक पार्टिकल समय में पीछे कैसे जा सकता है? क्या ऑब्जर्वेशन से किसी पार्टिकल के व्यवहार पर इतना ज्यादा फर्क पड़ सकता है? क्या क्वांटम स्टेट में पार्टिकल्स टाइम ट्रेवल करते हैं? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अब वैज्ञानिकों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्यों ना हम किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट के सबूतों को ही मिटा दें और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करें। और ये क्वांटम स्टेट के सबूतों को मिटाना ही क्वांटम इरेजर है। अब यहाँ पर हम दो काम करेंगे। एक तो हम फोटोन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फोटोन किस स्लिट से निकला इस इंफॉर्मेशन को मिटा देंगे और बाद में उसे ऑब्जर्व करेंगे। अब ये सारी चीजें एक साथ कहलाएंगी डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर। ये है वो ओरिजिनल सेटअप, लेकिन हम इसे थोड़ा आसान करके समझेंगे। अब यहाँ पर हम फोटोन के एंटेंगल्ड पेयर जनरेट करेंगे, जिसके लिए बेरियम बोरोन क्रिस्टल का स्टोन को इस तरह से डाइवर्ट करेगा जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी डिटेक्टर 4 पर जाने की और 50% प्रोबेबिलिटी डिटेक्टर 2 और 3 पर जाने की बन जाए। अगर फोटोन ऊपर की स्लिट से निकला है तो उससे जनरेटेड एंटेंगल्ड पेयर में से एक फोटोन डिटेक्टर 1 और दूसरा फोटोन डिटेक्टर 2 या 4 पर जाएगा। लेकिन अगर यही फोटोन सेकंड स्लिट से निकला है तो उसके द्वारा जनरेटेड एंटेंगल्ड पेयर में से एक फोटोन डिटेक्टर 1 पर और दूसरा 3 और 4 पर जाएगा। अब ये जो हमने बीम स्प्लिटर लगाया है, इसने फोटोन को सीधा भेजने और नीचे भेजने की प्रोबेबिलिटी को 50% कर दिया। अब देखो इस जुगाड़ के पीछे क्या तिकड़मबाजी है। मान लेते हैं कि एंटेंगल्ड पेयर में से एक फोटोन डिटेक्टर 1 पर और दूसरा फोटोन डिटेक्टर 4 पर चला गया, तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि फोटोन किस रास्ते से चलकर आया है, यानी कौन से स्लिट से निकलकर आया है। यानी डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 4 दोनों ही क्वांटम इरेजर का काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिटेक्टर फोटोन के चलकर आने वाले रास्ते की इंफॉर्मेशन को इरेज कर देंगे। लेकिन अगर एंटेंगल्ड पेयर में से एक फोटोन डिटेक्टर 1 पर और दूसरा डिटेक्टर 2 पर चला जाए तो डिटेक्टर 1 पर फोटोन के चलकर आने की इंफॉर्मेशन इरेज हो जाएगी, लेकिन डिटेक्टर 2 इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेगा। यानी एक जगह इंफॉर्मेशन डिलीट होगी और दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन का पता लग जाएगा। और अब देखो इस जबरदस्त एक्सपेरिमेंट का कमाल। जब फोटोन डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 2 पर गया तो उसने दो बैंड बनाए, यानी पार्टिकल की तरह बिहेव किया। लेकिन जैसे ही फोटोन डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 4 पर गया तो उसने वेव की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, जिसे अगर देखा जाए तो ये साबित करता है कि एक फोटोन के पास डुअल नेचर है, यानी वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, जिसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं थी। और बिल्कुल सेम चीज डिटेक्टर 3 के साथ भी हुई। जब एक फोटोन डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 3 पे गया तो भी हमें डबल बैंड मिले, यानी कि पार्टिकल नेचर शो हुआ। यहाँ से एक बात और पता चली कि अगर हमें फोटोन की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और अगर इंफॉर्मेशन ना मिले तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि अब तक होता आ रहा था। अब यहाँ पर मैंने जानबूझकर आपसे एक इंफॉर्मेशन छुपा ली, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनना। मैंने डिटेक्टर 1 को डिटेक्टर 2, 3 और 4 के मुकाबले ज्यादा पास में रखा, यानी फोटोन को डिटेक्टर 1 तक पहुँचने के लिए छोटा रास्ता तय करना पड़ा, और वहीं दूसरे हाथ पर डिटेक्टर 2, 3 और 4 तक पहुँचने के लिए फोटोन ने ज्यादा लंबा रास्ता लिया। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमेशा फोटोन डिटेक्टर 1 पर पहले डिटेक्ट होगा और उसके बाद में डिटेक्टर 2, 3 या 4 पर डिटेक्ट होगा। और ये है इस एक्सपेरिमेंट का डिलेड चॉइस वाला हिस्सा। अब जरा आप सोचिए, मान लेते हैं एक फोटोन डिटेक्टर 1 पर गया और उसने इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया, तो दूसरे फोटोन को तो ये बात नहीं पता कि उसके एंटेंगल्ड पेयर ने डिटेक्टर 1 पर क्या रिजल्ट शो किया। यानी लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर दूसरा फोटोन डिटेक्टर 2 या 3 पर चला जाए तो हमें फोटोन का पार्टिकल नेचर मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जब डिटेक्टर 1 पर फोटोन डिटेक्ट हुआ और उसने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, यानी वेव नेचर शो किया, तब फोटोन पता नहीं अपने आप ही डिटेक्टर 4 पर चला गया। अगर आप ध्यान से सोचो तो एंटेंगल्ड पेयर के पहले फोटोन की इंफॉर्मेशन डिटेक्टर 1 पर पहले इरेज हुई
और बाद में डिटेक्टर 4 पर जाकर इरेज हुई। तो आखिर फोटोन को ये कैसे पता लगा कि पहले डिटेक्टर पर उसके रास्ते की इंफॉर्मेशन को इरेज किया जा चुका है, और इस रिएक्शन के आधार पर फोटोन जानबूझकर डिटेक्टर 4 की तरफ मुड़ गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये भी पता चला कि अगर फोटोन डिटेक्टर 1 पर डबल बैंड पैटर्न बनाता है, यानी कि वो पार्टिकल नेचर शो कर देता है, तो फोटोन का एंटेंगल्ड पेयर अपने आप ही स्प्लिटर से सीधा निकलकर डिटेक्टर 2 और 3 पर डबल लाइन पैटर्न बना रहा था। यानी अगर डिटेक्टर 1 पर फोटोन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लग जाए तो फोटोन अपने आने के रास्ते की इंफॉर्मेशन को डिटेक्टर 2 और 3 पर भी नहीं छुपाता। पर ये बात उस फोटोन को कैसे पता लगी कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन डिटेक्टर 1 पर दे दी है? इन सारी बातों का मतलब क्या निकला? इस बात का ये मतलब निकला कि डिटेक्टर 1 को ये इंफॉर्मेशन पहले से ही पता लग गई कि उसका एंटेंगल्ड पेयर भविष्य में कौन से डिटेक्टर पर जाएगा। पर एंटेंगल्ड पेयर को भविष्य की जानकारी कैसे मिली? इसका मतलब ये भी हुआ कि डिटेक्टर 2, 3, 4 पर किसी फोटोन की फ्यूचर स्टेट डिटेक्टर 1 के पास्ट को इन्फ्लुएंस कर रही थी। यानी फ्यूचर पास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैंने कहा था ना, आपका भविष्य हो सकता है आपके पास्ट को इन्फ्लुएंस करे। और अगर ये बात सही है तो विज्ञान के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इस तरह के एक्सपेरिमेंट की झड़ी लग गई। सेम डोमेन के फिजिसिस्ट ने लगातार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और हर बार ये रिजल्ट कंसिस्टेंट निकला। आज तक किए गए एक भी एक्सपेरिमेंट ने कोई भी डिफरेंट रिजल्ट शो नहीं किया। पर ये कैसे हो सकता है? किसी चीज का भविष्य दूसरी चीज के वर्तमान को कैसे निर्धारित कर सकता है? यही वो सवाल है जिसके जवाब के रूप में फिजिक्स का नोबेल प्राइज आपका इंतजार कर रहा है। मेरी फिजिक्स पे ठीक ठाक कमांड है, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। और सच कहूँ, एट प्रेजेंट जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। अगर आप इस सवाल का जवाब खोज लेते हैं तो नोबेल प्राइज तो बहुत छोटी सी चीज है। हो सकता है आपको इतिहास में एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बड़ा दर्जा मिले। बस जी, इतनी थी वीडियो। ये था आपका डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, और तब तक के लिए खाओ पियो मौज करो और बोलो मेरे संग, जय हिंद, जय भारत।